हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है वह है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सभी एक राज्य और है सिक्किम भी, याद रखिएगा, वो भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। जो पश्चिमी छोर से नदी निकलती है वह है लूनी और माही। ए और बी दोनों होगा। बनास पूर्वी तरफ से निकलती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है गुरु शिखर, और यहाँ दिलवारा का जैन टेम्पल है। अरावली पहाड़ी में ही दिलवारा का जैन मंदिर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। सेंडल पिक अवस्थिति है। तो सेंडल पिक अवस्थिति है उत्तरी अंडमान में। बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है वह कौन सा है, देखते हैं। अमरावती जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पैनगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। पैनगंगा, बैनगंगा ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक अनसिंचित खेती की जाती है। तो जो क्षेत्र है जहां अनसिंचित खेती की जाती है वह है दक्कन का पठार। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जो पंजाब से बिहार तक चलती है वह है क्या, लू। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं है। ठीक है, क्या है, जो कौन सी विशेषताएं जो विकासशील और विकसित देशों में समान नहीं है। यह तकनीकी की उन्नति होगी। ठीक है, जो विकसित देश है वहां तकनीकी उन्नति ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देख लेते हैं क्या है। जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्या है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में जो संबंध है यह प्रत्यक्ष संबंध है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वह प्रदूषण भी है, ओजोन क्षरण भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है। तो डी नंबर इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब स्वीकारा गया। यह स्वीकारा गया था 1997 में। याद रखिएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष स्वीकारा गया। ठीक है, तो यह 1997 में। यह मौसम से रिलेटेड डाटा जारी करता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो यह 1997 में स्वीकारा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां नंबर। इसमें क्या करना है, हमको सही सुमेलित करना है। ठीक, एक तरफ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे जुड़ा राज्य दिया हुआ है। देखते हैं कौन किससे है जुड़ा हुआ है। सबसे पहला सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो यह उड़ीसा में है। एक का एक हो जाएगा। ठीक, दूसरा है गिर। गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गिर गुजरात में है तो हो जाएगा इसका बी का 4। उसके बाद जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक, तो सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद सरिस्का है। सरिस्का कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। डी का 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां नंबर क्या है। सत्य फल या ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है। तो ट्रू फ्रूट जो विकसित होता है यह अंडाशय में होता है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से संबंधित है। तो कॉड लिवर तेल जो है यह मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन डी से। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो जिसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है वह है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन कारखाना कहलाता है। सी नंबर उत्तर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है। जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे कहा जाता है प्रोकार्योटिक। यूकार्योटिक में जो होता है केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होता है, अभाव
और इसमें जो है एब्सेंट होता है प्रोकार्योटिक में। तो केंद्रक झिल्ली का जो अभाव होता है वो प्रोकार्योटिक सेल में होता है। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। जो संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है वह है आलू, ये नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 19वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो फ्लोएम याद रखिए, इंग्लिश वर्ड में फ्लोएम एफ से होता है, तो फूड, जो फूड को कैरी करता है, भोजन को कैरी करता है, वही फंक्शन है फ्लोएम का, कार्य है। सबसे पहले दिया है फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, बिल्कुल नहीं करता है। फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है, हाँ फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है, और साथ में फूड का भी करता है। अगला क्या है, फ्लोएम पौधे को सहारा देता है, बिल्कुल नहीं, पौधे को सहारा फ्लोएम नहीं देता है। तो जो फ्लोएम के बारे में सही है वह ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थलीय हरे पौधे के पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध ऊर्जा, क्वेश्चन सुनिएगा ठीक से, क्या है, स्थानीय हरे पौधे के पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो पौधे की पत्तियों की में जो उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह 1% ही होता है, ए नंबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डैश है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका यूज किया जाता है फल को पकाने में। तो ये क्या है, ये मुख्यतः एसिटिलीन है, क्योंकि यह क्या बनाता है, एसिटिलीन बनाता है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां नंबर क्या है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। याद नहीं क्योंकि 2 8 18 32, तो एन कोश में कितना होता है, 32 होता है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिनमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वह समूह जिसमें ऐसे हैं तत्व हैं जिसमें सभी गैसें हैं, तो वह कौन सा है, वह है समूह 18, डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो वह है H- बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर क्या है, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में जो कथन सत्य नहीं है उसको देखना है। पहला क्या, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील होती है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी सही है। तो डी नंबर ये सभी सत्य है, हमको नहीं देखना था कौन सत्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी सत्य है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील होती है, ऊंचाई के परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, क्या है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर डी। अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। जो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है वह देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, उसके बाद क्या है, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग, ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, डोडो युक्त यंत्रों द्वारा तरंगे, सितार गिटार वीणा, इसमें भी अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, सर्पिलाकार स्प्रिंग, जो सर्पिलाकार स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसमें उत्पन्न जो तरंग होता है वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ये डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां नंबर क्या, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ, यह हुआ कांडला में, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था यह था स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम होना, विदेश के सामान पे विदेशी सहायता पर निर्भरता कम होना और स्वावलंबन होना और खुद पे मतलब निर्भर होना, ये था पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां नंबर क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
स्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 आता है। ठीक, अगला और सब देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 18 दिया हुआ है, इसमें उपाधियों का अंत दिया हुआ है, उपाधियों का निषेध दिया हुआ है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, जो पहले 7 स्वतंत्रता था, अभी अधिकार था 7 ठो, रहने की, जाने की, आने की, जाने की, सभा करने की, व्यापार करने की, ये सब 19 में दिया गया है। ठीक है, पहले 7 था, अब 6 है, क्योंकि एक उसमें संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 15 है। इसमें क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, इस पर पे कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका अंत होना चाहिए। ये अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो प्रारंभ हुई, ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुई, ये नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे करते हैं या अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, जो उनके अंडर अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसके द्वारा वो अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 33वां नंबर, निम्न में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? मतलब जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो देखना है। सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो जाएगा उत्तर में। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, 280 आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद फिर 3 नंबर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक, ये असंवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा। लोकपाल जो है ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। 1, 3, 4 देखते हैं किसमें, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां नंबर, क्या है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? क्या है? जनसंख्या नियंत्रण जो है ये संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जो ये जनसंख्या नियंत्रण है ये संवर्ती सूची में आता है। ठीक, यह 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची में आता है। देख लेते हैं, 3 तरह की सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। संघ सूची में टोटल 100 विषय है, ठीक, और राज्य सूची में टोटल 61 विषय है और संवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है, और जिसमें जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची के अंदर में आता है, सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राज्यपाल, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी? तो जो समिति न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी वह थी अशोक मेहता समिति, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है? हमको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची, एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ है स्रोत। तो कौन से प्रावधान किस स्रोत से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया, यह है। सबसे पहले क्या है? मंत्रिमंडलीय सरकार, यह ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा क्या है? केंद्र सरकार, केंद्र राज्य संबंध, यह कनाडा से लिया गया है। तीसरा है आपात उपबंध, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया, उसका मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाता था वजीर, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39वां नंबर, क्या है? चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो हुई थी यह अकबर के समय में हुई थी, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां नंबर। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है यह है यशोमर्वन से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमको देखना है कौन सा कथन गलत है वेनसांग के संबंध में। वेनसांग एक चीनी यात्री था, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या गलत दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वेनसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बिल्कुल सही, वह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, उसका शासनकाल था हर्षवर्धन का, उसी समय ह्वेनसांग भारत आया था। इसका भ्रमण वृतांत सियूकी में वर्णित है। तो सियूकी लिखा गया है ह्वेनसांग के द्वारा ही, ठीक है, ह्वेनसांग के द्वारा ही सियूकी लिखा गया है और उसी में इसके भ्रमण का वृतांत वर्णित है। तो बी भी सही होगा। अगला है, ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य, शिव की प्रतिमाओं की पूजा किया। यह भी सही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये सभी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वां नंबर क्या है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है। जो रोपर है यह किस नदी के किनारे था, तो यह सतलज नदी के किनारे था। ठीक, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी नदी के किनारे क्या होगा, हड़प्पा। तो और रोपर जो था यह सतलज नदी के किनारे था। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, थोड़ा क्वेश्चन सीधा कर लेते हैं। हाँ, क्या है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया यह था शाह आलम द्वितीय। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, कौन, अरिष्टनेमी, इसका प्रतीक चिन्ह है। तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह पूछेगा, जो तीर्थंकर जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी है, इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। और देखते हैं, सर्प दिया हुआ है, तो सर्प जो है यह पारसनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह था। और सिंह जो है यह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। नीलकमल नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया। तो लंगर व्यवस्था को जो स्थायी बनाया सिख गुरु, वह थे गुरु अंगद। डी नंबर इसका उत्तर होगा। लंगर व्यवस्था को सिख गुरु ने स्थायी बनाया, वह कौन थे सिख गुरु, गुरु अंगद देव थे। ये हो जाएगा। उसके बाद देते हैं एक गुरु नानक दिया हुआ, ये संस्थापक रहे हैं सिख धर्म के। गुरु अर्जुन देव है, तो इनके बारे में जान लीजिए। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था, मारा था। ठीक, और उसके बाद एक और सिख गुरु को जो मरवाया था वह था कौन, गुरु तेग बहादुर, जिसको कि औरंगजेब ने मरवाया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लीजिए, ये खालसा पंथ के संस्थापक थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह। और लंगर व्यवस्था को जो स्थायी बनाया यह थे गुरु अंगद। अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो कौन से ऐसा गवर्नर जनरल थे जो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो यह थे वारेन हेस्टिंग। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर, क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय जो है यह है पेरिस में। अगला 49वां नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, क्या 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो यह जो है यह यूएसए और कनाडा का अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक, इधर दिया हुआ है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, इसके लिए याद रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा। ग्रीनलैंड के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जो डेविस जलडमरू मध्य है, डेविस स्ट्रेट है, यह ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।